मैं अपने घर से बाहर आई तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि आज मुझे अपने कपड़े ज़रूरी सिलवाने थे। मैंने अपनी सहेली की शादी में जाने के लिए नए कपड़े खरीदे थे, मगर कोई टेलर फ्री नहीं था। मैं बाज़ार आई ताकि कोई नया टेलर ढूंढ सकूं, उसे अपने कपड़े सिलवा सकूं। ज़्यादातर मैं अच्छी दुकानों से ही कपड़े सिलवाती थी, मगर आज चूँकि मजबूरी थी, एक आम से दुकान पर चली गई। उस दुकान पर एक 30 साल का टेलर बैठा था, अपने कपड़े सिलाई करने में बिजी था। दुकान में और कोई कारीगर भी नहीं था। उससे मालूम होता था कि उस पर काम का काफ़ी लोड होगा, मगर बात करने में क्या हर्ज थी। यही सोचकर मैंने उससे नमस्ते किया। उसने नमस्ते का जवाब दिया और मुझे वह देखने लगा जैसे मैंने उसकी दुकान में आकर कोई गलती की हो। भाई साहब, क्या एक दिन में मेरे कपड़े सिल जाएंगे? मैंने कपड़े वाला पन्नी उसके काउंटर पर रखते हुए कहा। दीदी, कोई समस्या नहीं है, आप कल सुबह आकर ले जाइएगा। उसने बड़ी तसल्ली से जवाब दिया। अच्छा, वाकई मैं खुश हो गई। आपको मैं ज़्यादा सिलाई दे दूंगी, मैं आपकी बहुत आभारी रहूंगी। नहीं नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आइए मैं आपका नाप ले लूँ, बस आपके लिए कपड़े कल सिल जाएंगे। मैंने उसकी बात पर चौंक गई। मैंने तो कभी किसी आदमी टेलर को अपना नाप नहीं दिया था। मैं भला उसे कैसे नाप दे सकती थी? मैंने कहा, मैं नाप तो नहीं दे सकती आपको, पर मैं नाप वाले कपड़े अभी अपने घर से लेकर वापस आती हूँ। आधे घंटे लग जाएंगे, कपड़े लाकर तुम्हें दे दूँगी। तुम उन्हीं कपड़ों के नाप से मेरा नया जोड़ा बना देना। उसने कहा, ठीक है। मैंने गाड़ी में बैठी और घर आ गई। फटाफट अपने कपड़े ढूंढे और उसी तरह वापस जाकर टेलर को दे आई। टेलर मेरे कपड़े लेकर खुश हो गया। बोला, बस अब सही नाप मिल गया है, मैं जल्दी ही आपके कपड़े तैयार कर दूंगा। आप सुबह 10 बजे आकर ले जाइएगा। उसकी बात पर मैं खुशी खुशी घर आ गई। रात भर मैंने अपने दोस्तों से बातें करती रही। सुबह मुझे वैसे भी लेट उठना था। 12 बजे मेरी आँख खुली। शादी करीब करीब 4 बजे शुरू होना थी। मैंने हाथ मुंह धोकर टेलर की दुकान की तरफ अपनी गाड़ी घुमा दिया। दुकान पर पहुंची तो ये जानकर मेरे खुशी से मेरे टेलर की वारी जा रही थी। वह इतने खूबसूरत कपड़े सिलाई करके रखे हुए थे, उन कपड़ों में किसी तरह की कोई कमी बाकी नहीं थी, बल्कि उसने तो और भी सजावट कर रखी थी, जिससे मेरे कपड़े की खूबसूरती दुगनी हो गई थी। मैंने उससे ज़्यादा सिलाई दे दी और खुशी खुशी कपड़े लेकर आ गई। और मैं अपनी सहेली की शादी पर जब उस कपड़े को पहन कर गई तो सभी ने मेरी कपड़े की बहुत तारीफ़ की। मैंने सोच लिया कि आइंदा से मैं सारे कपड़े इसी टेलर से बनवाऊंगी। अगले दिन मैं शॉपिंग करके मॉल से निकली तो मुझे याद आया कि मेरे नाप वाले कपड़े तो उसी टेलर के पास रह गए हैं। मैं उसके दुकान पर गई, उससे कहा कि आपने कपड़े तो बहुत ही अच्छे सिलाई किए, मगर मेरे नाप वाले कपड़े आपने वापस नहीं किए। आप मुझे वो वापस कर दो। वह इधर उधर ढूंढने लगा, सारी दुकान ढूंढ ली, मगर उसे कहीं कपड़े नहीं मिले। बोला, लगता है कि मैं आपके कपड़े घर ले गया हूँ। ऐसा कीजिएगा कि आप फिर किसी दिन आकर ले जाइएगा, मैं आपको वह कपड़े वापस कर दूंगा। उसने तो इस अंदाज में बातें करके मुझसे अपनी जान छुड़ा ली। मैं कुछ बोल नहीं सकी। अब उसमें देखती तो लगता जैसे वो मुझसे नज़रें चुराता है। उसकी ये बात मेरे दिल को अच्छी लगती, मुझे न जाने क्यों अब वह अच्छा लगने लगा था। उस दिन मैं घर आई, मम्मी ने पूछा कहाँ गई थी। मैंने उन्हें टेलर वाली बात बता दी। कहती कि जब इंसान कोई अच्छा लगता है तो वह बार बार उसी की बात करता है। मेरी बात सुनकर मम्मी को भी मालूम हो गया कि मेरे नाप वाले कपड़े टेलर के पास रह गए हैं। मैं तो उस बात को भूल जाती। मम्मी ने मुझे कहा, बेटा, औरतों के कपड़े यूँ किसी के पास रहे ये अच्छी बात नहीं है, किसी को भेजकर अपने नाप वाले कपड़े मंगवा लो। मम्मी की बात पर मैंने ध्यान करके बजाय मैं खुद ही उसकी दुकान पर पहुंच गई, जबकि मैं ड्राइवर को भी भेज सकती थी। भगवान न जाने उसमें क्या ऐसा था कि मैं उसकी दुकान की तरफ खिंची चली जाती थी। मुझे तो ये भी याद नहीं रहा कि मैं एक अमीर घराने की इकलौती बेटी हूँ और एक मामूली से टेलर के आगे पीछे घूम रही हूँ। जब मैं उसकी दुकान पर गई तो आज एक अजीब सी खुशबू उस दुकान में थी। एक बूढ़ा आदमी उसके साथ बैठा हुआ था। जैसे ही मैं दुकान में गई तो बूढ़े आदमी ने मुझे गौर से देखा, जैसे वह मुझे कई सालों से जानता हो। मैं उसे पहचान न सकी, ना ही मैं उसे जानती थी, मगर उसकी आंखों में कुछ ऐसा था कि मुझे लगा मैंने उसे कहीं देखा है। उस बूढ़े को नज़रअंदाज करके मैंने टेलर को नमस्ते किया। बबलू ने जवाब दिया और साथ ही नज़रें झुका ली। ये क्या, मैं इतनी हसीन थी, उसे मुझे देखने की क्या जरा भी इच्छा नहीं हुई? मैंने दिल में सोचा और उससे बातें करने लगी। तब उसने बड़ी इज्जत के साथ मुझे बताया
कि मेरी कमीज जो कि नाप के साथ थी वह गुम हो गई है, उसके बदले में उसे पैजामा या पैलर वगैरह ले जा सकती हो। उसने एक पन्नी में बंद कपड़े में मेरी तरफ बढ़ा दिए कपड़े लेकर मैं दुकान से बाहर आ गई। मुझे अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी। घर आकर मैंने वे कपड़े साइड में रख दिए। मम्मी से बातें करते करते रात हो गई, पता ही नहीं चला कब सो गए। सुबह सुबह रजनी मेरे कमरे में आई। वह हर इतवार को हमारे कपड़े धोती थी। मैंने वैसे वो पन्नी पकड़ा दिया। उसने पजामा निकाल कर देखा तो बोली, इसमें तो इतने बड़े बड़े छेद हो गए हैं, ये धोकर क्या करूँगी। उसकी बात पर मैंने वह पैजामा देखा तो उसमें वाकई जगह जगह सुराग थे, और सुराग भी ऐसे थे जैसे खुद कैंची से काटे गए हों, बल्कि उसमें बराबर बराबर जगह पर काटे गए थे। इसका मतलब था कि वे किसी जानवर या चूहे के कटे हुए कट नहीं थे, बल्कि किसी ने सोच समझकर काटे थे। मैं बहुत हैरान हुई, इतना माहिर टेलर इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता था। खैर, अब तो मुझे दुकान पर जाने का एक और बहाना मिल गया था। उस दिन मैंने सोच लिया कि मैं दुकान पर जाकर टेलर से इस बारे में पूछूंगी। फिर सोचा, यूं तो ऐसे भी मालूम हो जाएगा कि मैं उससे मिलने के बहाने ढूंढती रहती हूँ। ऐसा करती हूँ कि कोई नया जोड़ा खरीदती हूँ, फिर वह सिलवाने उसकी दुकान पर जाऊंगी। उसी बहाने से उसे भी देख आऊंगी, आखिर वह मुझे देखता क्यों नहीं है। मैंने इसी वजह से दुकान से जाकर नए कपड़े लिए और बनवाने सिलवाने के काम से टेलर की दुकान पर चली गई। बबलू आज भी इसी तरह नज़रें झुकाए बैठा था। मैंने काउंटर पर कपड़े रखे, उसने बिना मुझे देखे कपड़े साइड पर रख दिए। मैंने कहा, तुम यूँ मेरे कपड़े सिलाई नहीं कर सकते, उसके लिए मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। उसने कहा, आप मुझे बताइए, मैं सुन रहा हूँ। मैं चाहती थी कि वह मुझे देखकर बात करे, मगर वह यूं ही नज़रें झुकाए खड़ा था जैसे ही वो मेरी दिल से इज्जत करता हो। उसके ऐसे व्यवहार मुझे बहुत परेशान करती थी, और दिलचस्पी भी धीरे धीरे बबलू के लिए बढ़ती गई। मेरी और चाहत भी बढ़ती गई। अब मैं अक्सर उसकी दुकान के चक्कर लगाने लगी, जबकि मेरा सूट 5 दिन के बाद तैयार होना था, मगर मैं 2 दिन के बाद ही आ गई। बबलू को भी शायद अंदाज़ा हो गया था कि अब मैं उसे पसंद करने लगी हूँ। मैंने अपने पापा को भी उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया था, मगर सच तो ये था कि मैं अब उसे जीवन साथी के रूप में देखना चाहती थी। घर में किसी को बताने के बजाय मैंने सबसे पहले अपनी सहेली रूपा को बताया। रूपा मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। मेरी बात पर वह भी बहुत खुश हुई। कहने लगी, ये तो बड़ी अलग कहानी लगती है, लेकिन पहले मैं उस टेलर से मिलूंगी। अगर वह एक अच्छा इंसान हुआ तभी अंकल आंटी से बात करूंगी। मैं खुशी खुशी उसे बबलू से मिलवाने उसकी दुकान पर ले गई। उसे देखते ही रूपा का दिमाग घूम गया। वापस गाड़ी में आकर बैठ गई। मुझे अच्छी खासी सुना दी और बोली, ये तो ना अकल का और ना शक्ल का। मैं तो समझी थी कि बड़ा ही खूबसूरत होगा, मगर उसका ना तो उसकी हाइट अच्छी थी और ना ही उसकी सेहत। तुमने आखिरकार उसमें ऐसा क्या नज़र आ गया, बस इसलिए कि वह नज़रें झुका कर रहता है? क्या तुम इस बात पर किसी से शादी कर लोगी? रूपा की बातें मुझे बहुत बुरी लगी। मैंने उससे कहा तो कुछ नहीं, मगर उसने मेरी मोहब्बत को यूं धिक्कार दिया। वह मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने दिल में सोच लिया कि मैं अब बबलू से शादी करके ही रहूँगी, चाहे उसके लिए मुझे पूरी दुनिया से लड़ना क्यों ना पड़े। माँ बाप के बात करने से पहले मैंने बबलू से कहा, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। उसने शांति भाव से जवाब दिया, दीदी आप रोज़ाना ही तो दुकान पर आ जाती हैं, फिर मिलने की क्या ज़रूरत है। मैंने उसे डांट दिया, मुझे दीदी मत कहो, और दूसरी बात यह कि मैं इस दुकान में नहीं तुमसे बार बार मिलना चाहती हूँ। खैर थोड़ी सी बात थी। वह एक होटल में मुझसे मिलने पर राजी हो गया। शाम को फिक्स टाइम पर हम दोनों पहुँच गए। बबलू बहुत खूबसूरत लग रहा था। मैं उसके साथ टेबल पर बैठी थी। हर कोई हमें गौर से देख रहा था। ऐसा लगता था जैसे लोग हमारी जोड़ी में बहुत दिलचस्पी रखते हों। मैं भी तो बबलू को देख देख कर वारी जा रही थी, और वह उस माहौल में आकर काफ़ी हैरान था और खुश भी हो रहा था। खाने का बिल मैंने पे कर दिया। खाना खाने के बाद मैंने बबलू से कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मेरे दिल में और कोई बात नहीं सिवाय उसके कि मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करने लगी हूँ। मेरी बात सुनकर बबलू को पसीने आने लगे। उसे तो मेरी बात पर यकीन ही नहीं आया। बोला, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ। मैंने चुटकी काटी और कहा कि तुम हकीकत में एक हसीन लड़की के पति बनने वाले हो। इस बात पर वह भी हंसने लगा। यूँ मैंने उससे शादी की बात कर ली, मगर अब समस्या मेरे घर वालों का था। भला वह मुझ करोड़पति लड़की के जायदाद वाली
वो एक टेलर के साथ क्यों शादी करते। मैं ये बात अपने माँ बाप से करने से हिचकिचा रही थी। मैंने सोच लिया कि पहले मम्मी को भरोसा दिलवाती हूँ, जब वह मेरी बात को समझ जाएंगी तो खुद ही पापा को बता देंगी। उन दिनों मैंने परेशानी रहने का नाटक करना शुरू कर दिया। अब मैं हर टाइम बिखरे बिखरे बालों और बेतुकी बातों की वजह से माँ का ध्यान अपनी तरफ कर लिया था। माँ मुझे पैसे देती, कहती बेटा जाओ जाकर शॉपिंग करो, मगर मैं तो कुछ और ही चाहती थी। एक दिन मैंने मम्मी के गोद में अपना सर रखकर पूछा। मम्मी कहने लगी, बताओ बेटी तुम क्यों परेशान लगती हो, तुम्हें कोई अंदरूनी परेशानी है। तब मैंने माँ के सामने अपना दिल खोल कर रख दिया और कहा कि माँ मैं आप लोगों से कुछ बताना चाहती हूँ कि मैं बबलू से प्यार करती हूँ, इसलिए शादी की बात करनी थी। पर मैं जानती हूँ आप लोग मना कर देंगे, लेकिन मैं बबलू के लिए घुट घुट कर मर जाऊंगी, मगर आप उसे कुछ ना कहोगी। मेरी बात पर माँ का दिल पिघल गया। वह बोली, हमारा सब कुछ तेरा ही तो है, अगर तुझे कोई पसंद है तो हम तेरी शादी उसी के साथ करवा देंगे और फिर उसका कारोबार अच्छे से सेट करवा देंगे, ताकि वह भी अपनी ज़िंदगी में हमारी टक्कर का हो जाएगा। मम्मी की बात सुनकर मैं तो खिल उठी। मैंने जल्दी जाकर बबलू को ये बात बता दी कि माँ पापा शादी पर मान गए हैं। मगर शाम को जब पापा आए तो माँ ने उनसे इस बारे में बात की। पापा ये बात सुनते ही जैसे गुस्से से भड़क उठे। उनका ये रूप मैंने उससे पहले कभी नहीं देखा था। शायद वह खुद मम्मी ने भी कभी नहीं देखा था। इस तरह परेशान हुए कि मैं देखती रह गई। पापा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम्हें किसने कहा कि तुम अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला अपने बाप से बिगर पूछे कर लोगी। पापा मुझे डांटने लगे, जबकि मैं उनकी इकलौती बेटी थी। पापा का गुस्सा देखकर मैं रोने लगी। समझ नहीं आता था कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। ये बात इतनी जल्दी पापा को बता दी कि उन्होंने तो मेरा रिश्ता ही ढूंढना शुरू कर दिया और बोले, तुमने मेरी आज़ादी का गलत फ़ायदा उठा लिया है। मैंने तुम्हें इसलिए ये आज़ादी नहीं दी थी कि तुम एक गैर मामूली टेलर के साथ शादी करने की जिद करो। लड़की कोरे कागज की तरह होती है। एक बार तुम्हारी शादी उस भिखारी के साथ हो गई, उसके बाद कोई तुम्हें मुंह न लगाना पसंद करेगा। फिर मेरी दौलत भी किस काम की आएगी। तुम्हें अच्छा पति जिंदगी भर ना मिलेगा। तुम्हारा ये फैसला तुम्हारी जिंदगी को तार तार करके रख देगा और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। पापा की बातें सुनकर मैं मायूस हो गई। मैं बबलू से गहरी मोहब्बत करने लगी थी। मैं उसे किसी भी सूरत खोना नहीं चाहती थी। मैंने पापा की विनती करना शुरू कर दी, मगर पापा को मेरी किसी बात का कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने तो साफ साफ कह दिया था कि तुम्हारी शादी राणा अंकल के बेटे पिंटू के साथ ही होगी और करीब करीब 6 महीने के बाद तुम्हारी विदाई होगी। पापा ने अभी तक मेरा रिश्ता शायद राणा अंकल के कहकर पक्की भी कर दी थी। बस बड़ों के बीच बातें हो गई थी, खाली रस्म होनी बाकी थी। इस बात के बारे में जब मुझे पता चला तो मेरी तो जैसे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैंने सोच लिया कि मैं अब बबलू को पाकर ही रहूंगी। अपने पापा की बात को कभी नहीं मानूंगी। हमने तो जीने और मरने की कस्में खाई थी, अब मैं उसे कैसे छोड़ सकती थी। तब मैंने एक दिन अपने माँ पापा के नाम एक खत लिखा और घर से निकल गई। मैंने घर से थोड़ा सामान भी उठा लिया और कुछ पैसे भी ले लिए। घर से निकल गई। करीब करीब शाम के 6 बजे थे। मेरा ख्याल था कि मेरे पापा मुझे इतनी जल्दी नहीं ढूंढ पाएंगे। वैसे भी मैं रात के 11 बजे घर से निकली थी। पापा अब तो वैसे भी मुझसे कोई सवाल नहीं करते थे। उस दिन तो बस 6 बजे थे कि करीब करीब जब मैं बबलू के दुकान के पास पहुंची तो वहां लोगों का भीड़ देखा। ये देखकर मैं डर गई। भगवान न करे मैं बबलू को कुछ हो तो नहीं गया, कहीं कपड़े सिलाई करते करते हाथ तो न कट गया हो। मेरे दिल में तरह तरह के सवाल आने लगे, मगर जब देखा तो लोग बबलू को घसीटते हुए लेकर जा रहे थे। कोई आम लोग नहीं थे बल्कि वर्दी में थे। उन लोगों ने बबलू को घसीटकर पुलिस के वैन में बिठाया था और थाने ले गए। मैं चीखती चिल्लाती रह गई, मगर किसी ने मेरी एक ना सुनी। मैं सब समझ गई कि ये सब मेरे पापा का किया धरा है। वह भला कब चाहते थे कि मैं बबलू की हो जाऊं। इसलिए झूठे इल्जाम में उन्होंने बबलू को पुलिस के हवाले कर दिया होगा। मगर मैं भी अपनी धुन की पक्की थी। मैंने गाड़ी करवाई और जल्दी से थाने पहुंच गई। मैं जानती थी कि बबलू का कोई कसूर नहीं है। अगर एक मामूली वकील भी उसके केस को देखता तो भी बबलू की जमानत हो जाती। मैं थाने पहुंच गई थी। मैंने बबलू से मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया तो पुलिस वालों ने मुझे अजीब से नज़रों से देखा। फिर मुझे उसने मिलने की परमिशन मिल गई। वह मेरे बारे में न जाने क्या क्या बातें कर रहे थे। उनकी हंसी सब कुछ बता रही थी कि मैं बबलू से मिलने पहुंची तो वह वाकई परेशान लग रहा था।
मेरे सामने हाथ जोड़कर रोने लगा। बोला, तुम मेरी इस गलती की वजह से मुझे छोड़ मत देना। भगवान न जाने मैंने क्या किया है, ये तो मुझे भी नहीं मालूम। किसी दुकानदार ने मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया है। मैंने तो आज तक चोरी नहीं की। अब तुम ही बताओ, मैं किसी की क्या चोरी करूँगा? मेरी तो अपनी दुकान है। मैंने बबलू को तसल्ली दी। बबलू, तुम फिक्र ना करो, अब सब मेरे पापा की वजह से हुआ है। मैंने कहा मैं तुम्हें जल्दी यहाँ से निकलवा लूँगी। मैंने बबलू से ढेर सारी बातें की। अब उसे तसल्ली हो गया, मुझे भी पूरा उम्मीद हो गया, तो मैं वहाँ से निकल आई। आते हुए मेरी नज़र एक लेडीज़ कांस्टेबल पर पड़ी, जो मुझे गहरी नज़रों से देख रही थी। मुझे लगा वह मुझ में दिलचस्पी रखती है, तभी उसके पास चली गई। उससे बबलू का ख्याल रखने को कहा। तब मेरी बात पर वह हंसने लगी। दीदी, तुम पागल हो क्या? मेरी बात पर औरत ने हंसते हुए कहा। फिर मैंने कहा, क्यों, उसमें पागल वाली क्या बात है? मैं उस लड़के को पसंद करती हूँ और हमारी शादी होने वाली है, और तुम कहती हो मैं पागल हूँ, उसका ख्याल भी ना रखूँ? हाँ, सही तो कह रही हूँ, लेडीज़ कांस्टेबल ने कहा। तुम ख्याल नहीं रखोगी तो क्या, उसके पीछे तो 10 और अमीर घर की लड़कियाँ पागल हैं। वह तो सभी को उल्लू बना रहा है और तुम लोग अपने माँ बाप की दौलत उस पर लुटाती रहती हो। उसकी बात सुनकर मेरा दिमाग घूम गया। तुम कैसी बातें कर रही हो? मैंने गुस्से से कहा। अगर यकीन नहीं है तो किसी से भी पूछ लो। तुम्हारा ये दीवाना लड़का जो बहुत तुम्हारा हीरा बना फिरता है, ये लड़कियों पर जादू करवाता है और फिर उन्हें अपने जाल में फंसाकर उनकी दौलत लूटता है। उसके साथ एक ढोंगी बाबा भी होता है, उसको भी हम कई बार जेल में बंद कर चुके हैं, मगर फिर उसे कोई ना कोई छुड़वा कर ले जाता है। हमारे पास ऐसा कोई कानून नहीं है कि ऐसे ढोंगियों को कठोर सजा दे सके, क्योंकि कोई ना कोई उनकी जमानत करवा जाता है। मगर तुम भगवान के लिए होश में आ जाओ और ऐसे चालबाज लड़कों के पीछे पड़ी हो। ये तो खुद कमाकर नहीं खा सकता, अपनी माँ की पेंशन पर गुजारा करता है, दिन भर अपनी दुकान में अय्याशियाँ करता है, अपने दोस्तों को बुलाता है, जो कमाता है वहीं लुटा देता है। तुम्हें क्या खाक खिलाएगा? लेडीज़ कांस्टेबल की बात सुनकर मेरा तो दिमाग ही हिल गया। सोच नहीं सकती थी कि बबलू इससे पहले भी थाने की हवा खा चुका है, मगर उस औरत की बात पर मैं क्यों यकीन कर लेती। मैंने अपनी तरफ से वकील भी किया, उसको रुपए भी दिए और कहा कि बबलू का केस लड़े। मेरे पास अभी तक पापा के दिए हुए पैसे बहुत थे। उन दिनों एक हॉस्टल में रहती थी। मेरे दिल में यही ख्याल आता था कि ये सब मेरे पापा ने ही किया है, लेकिन जब वकील ने खुद उसकी जांच की तो पता चला कि वाकई बबलू उससे पहले भी कई बार जेल में रह चुका है। इस बात पर मुझे बहुत जोर का धक्का लगा। मैं किसी से मोहब्बत कर बैठी थी और उसके पीछे पागल हो गई थी। 6 महीने में अपने पापा के छत के बगैर रही। मुझे उस चीज़ का भी अंदाज़ा हो गया था, और बबलू जो मेरे सामने नाटक करके हमेशा मुझसे पैसे लेता था, कुछ सच उसने अपने मुंह से भी उगल चुका था। मैं उस बात पर भगवान की कृपा कर रही थी। मैं गलत इंसान के साथ रिश्ता बांधने से बच गई। उस दिन मैंने वापस अपने पापा के घर गई तो बता नहीं सकती कि मैं किस तरह शर्मिंदा थी, मगर माँ पापा की मेहरबानी थी कि उन्होंने मुझे फिर से माफ़ कर दिया। मगर पापा अभी मुझसे नाराज़ हैं, मगर मैं जानती हूँ कि वह मुझसे ज़्यादा दिन नाराज़ नहीं रह सकते, और वह मुझसे बहुत प्यार करते हैं और वह मुझे ज़्यादा दिन तक नाराज़ भी नहीं रह सकते। कैसी लगी दोस्तों मेरी कहानी, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।